गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग क्लास 10th के एक टॉपिक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के विषय में स्टडी करेंगे। बच्चों इस टॉपिक में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन दो जो टर्म है, हेरिडिटी मीन्स होता है बच्चों, हिंदी में इसे हम आनुवांशिकता कहते हैं, द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने संततियों में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। हर इंडिविजुअल अपने आने वाली संतति में अपने कुछ कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र कर देता है। वह घटना किस प्रकार से होती है, इस इवेंट्स के विषय में हम इस टॉपिक के अंतर्गत स्टडी करेंगे। जबकि इवोल्यूशन ये सेकंड टॉपिक है। इवोल्यूशन का मतलब होता है जैव विकास। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका ग्रेजुअली डेवलपमेंट हो रहा है, समय के साथ क्रमिक रूप से उनका विकास हो रहा है। जिस रूप में हम आज ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, अगर हम उनके पीछे हजारों वर्ष पहले जाएं तो वे ऑर्गेनिज्म उस प्रकार से नहीं थे जितने कि आज के प्रेजेंट टाइम में हम उनको जितना एडवांस या डेवलप कंडीशंस में देखते हैं। तो ये किस प्रकार से एवोल्यूशन होता है वो भी हम इस टॉपिक के अंतर्गत स्टडी करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमें इन दो टॉपिक्स को जानने से पहले एक पॉइंट जरूर आपने पढ़ा होगा, आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना होता है और सभी ऑर्गेनिज्म का। इसमें बच्चों रिप्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि हम यह जानते हैं बच्चों कि कोई भी जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी अपनी एक पर्टिकुलर स्पीसीज होती है और हर ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। चाहे हम प्लांट को लें चाहे हम एनिमल को लें, दोनों के हम ये देखते हैं कि एक निर्धारित लाइफ स्पैन होता है। जैसे अगर हम स्वयं की ही अगर हम ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन का लाइफ स्पैन 70 ईयर्स होता है, लगभग 60 to 70 ईयर हम कह सकते हैं। तो 60 से 70 वर्षों के बाद यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो इस प्रकार से जो भी इस अर्थ पर ऑर्गेनिज्म है अपने लाइफ स्पैन को पूरा कर लेने के बाद यदि उनकी डेथ हो जाती है तो वह स्पीसीज ही पूरी खत्म हो जाएगी। तो अपनी स्पीसीज के एग्जिस्टेंस को अर्थ पर बनाए रखने के लिए प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन करना जरूरी होता है और रिप्रोडक्शन में हर ऑर्गेनिज्म अपने ही समान संतति पैदा करता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है और यह ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने जो जनरेशन है उसका स्थान लेते रहती है और इस प्रकार से स्पीसीज की कंटिन्यूटी जो है अर्थ पर मेंटेन बनी रहती है। तो रिप्रोडक्शन में हम किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म अपने समान ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, इसमें हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है मेनली दो टाइप का होता है बच्चों। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम यहाँ पर बहुत ब्रीफ में नहीं जाएंगे रिप्रोडक्शन में, हम केवल उसके बेसिक कैरेक्टर्स पर बात करेंगे। बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ऑर्गेनिज्म सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने नंबर्स को इंक्रीज करता है। किस प्रकार से इंक्रीज करता है, तो मेनली ये बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर प्लांट और एनिमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल में लें कि एक बैक्टीरिया जो कि एक यूनिसेलुलर है, तो इस बैक्टीरिया में एक न्यूक्लियस होगा, उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी और यह बैक्टीरिया किस प्रकार से अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, यह हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है धीरे धीरे इसमें जो है न्यूट्रिशन लेता है और इसकी सेल में ग्रोथ होती है। ग्रोथ का मतलब है कि मास में का बढ़ना, इंक्रीज होना। तो जैसे इसकी सेल्स में प्रोटोप्लाज्म जो इसका लिविंग कंटेंट है उसके मास बढ़ता है, उसके साथ ही यह मान लो बैक्टीरिया था, इसकी सेल की जो साइज थी ग्रोथ होने पर यह और बड़ा हो गया और जब ये इस कंडीशंस में आ गया तो अब यहाँ पर क्या करता है कि ये सेल्फ
दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं। अब आपने ये देखा कि यहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल था और एक सिंगल इंडिविजुअल से दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गए। तो यहाँ पर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है सेल्फ अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, इसको किसी अदर पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट जो है वह इन्वॉल्व होता है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली बच्चों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हुआ, उसी प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वह बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए दो पेरेंट की आवश्यकता होती है, अर्थात उसमें एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा और उनमें दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। और गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। जैसे अगर हम मान लें कि ये एक इंडिविजुअल है तो इस इंडिविजुअल्स के द्वारा तो हमें दो इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक को हम मेल कहेंगे और दूसरे को हम फीमेल कहेंगे। मेल और फीमेल के द्वारा दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, एक तो मेल गैमेट, जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की ही बात करें तो मेल गैमेट्स का मतलब है स्पर्म बनेगा और दूसरा फीमेल गैमेट ओवा। तो ये मेल गैमेट बन गया मेल गैमेट और दूसरा ये बना फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट और यह जाइगोट जो है यह डेवलप्ड हो करके एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इससे एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से एक न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर दो पार्टनर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दोनों के द्वारा एक मेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ, दूसरा फीमेल गैमेट और उसके फ्यूजन से जाइगोट बना। तो जहाँ पर दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और कोई नई ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में, तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आपने रिप्रोडक्शन के विषय में जान लिया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि जो हम हेरिडिटी और इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं इसमें मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि बच्चों इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वह अपने पेरेंट की कार्बन कॉपी होती है, यानी कि उसके अंदर जैसा पेरेंट होगा सेम कैरेक्टर का ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। तो इसे हम कहेंगे कि द इंडिविजुअल्स आर कार्बन कॉपी ऑफ हिज पेरेंट्स। तो जो जब कार्बन कॉपी होगा तो उसका हम इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता है, यानी कि अगर हम कहें कि ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है। क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि दो ऑर्गेनिज्म के गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं और जो गैमेट बनता है उसमें दोनों पार्टनर्स के हाफ क्रोमोसोम्स आते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स में स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन पर जीन पाए जाते हैं और जीन ही कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। तो जो इंडिविजुअल जो जाइगोट अभी हमने बनाया था उसमें चूंकि दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स गए, यानी कि दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स के आने की वजह से जो इंडिविजुअल्स बनता है उसके अंदर कुछ नए प्रकार के कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जिसे हम वेरिएशन कहते हैं, यानी कि आने वाला जो इंडिविजुअल्स है उसमें कुछ न कुछ अलग प्रकार के कैरेक्टर्स जो है कुछ एडवांस कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ना हो करके कुछ अपने अंदर नए कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को लेकर के आता है और इस प्रकार के कॉम्बिनेशन के कारण ही इवोल्यूशन होता है और ऑर्गेनिज्म में ग्रेजुअली चेंजेज आते हैं और मोर एंड मोर एडवांस ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर जो पहला मैंने आपको पॉइंट लिखा था बच्चों, द टू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम पेरेंट्स आर नॉट कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर इन
केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही मैंने अभी आपको पहला पॉइंट बताया बच्चों कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं होता, यानी कि वह पेरेंट से कुछ कैरेक्टर में डिफर करता है। इवन एक पेरेंट्स के यदि दो संतति भी हो तो आप उनमें भी देखेंगे, यदि हम दो भाई के बीच में भी देखें तो आप देखते होंगे कि कुछ न कुछ लक्षण में, चाहे हम इंटेलिजेंस के बिहाफ पर बात करें, चाहे हम उनके शारीरिक बनावट के आधार पर बात करें, तो कुछ न कुछ हमें फिजिकली स्ट्रक्चरली कुछ न कुछ चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यानी कि इन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, इस चेंजेस को हम एक टर्म देते हैं वेरिएशन। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उसके अंदर कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं जो उसके पेरेंट्स से कुछ जो है कुछ डिफर करते हैं, या अपने भाई के या अपने अन्य के से कुछ उनको लक्षणों में अंतर पाया जाता है। तो यही बेटा सेकंड पॉइंट में लिखा गया है, दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशन। इस प्रकार के डिफरेंसेस को हम वेरिएशन कहते हैं। दे प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अभी मैंने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इवोल्यूशन का मुख्य आधार है, मेन बेस है, जिसके कारण से ग्रेजुअल डेवलपमेंट पाया जाता है। भाई जब कुछ ना कुछ चेंजेज आएंगे तो वह चेंजेस जो होंगे वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और नॉन बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। ये अभी हम आगे देखेंगे। जो बेनिफिशियल वेरिएशंस होते हैं, जो चेंजेज होते हैं, वो एनवायरनमेंट के अलोंग हमें सपोर्ट करते हैं और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और यदि ये वेरिएशन निगेटिव हुआ, नॉन बेनिफिशियल हुआ, तो हम इसमें क्या होता है बच्चों की स्पीसीज जो होती है वह नष्ट भी हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसके तमाम आपने एग्जाम्पल देखोगे। बहुत से आज जीव जंतु जो आज से पहले हजारों वर्षों पहले हमारे अर्थ पर मौजूद थे, लेकिन आज के प्रेजेंट वातावरण में नहीं पाए जाते। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल डायनासोर्स का आप देखते हैं। डायनासोर्स जो है वह पहले के समय में मौजूद थे लेकिन वर्तमान समय में नहीं पाए जाते हैं। बच्चों ये जो वेरिएशन होता है, ये दो प्रकार का वेरिएशन पाया जाता है। एक तो सोमैटिक वेरिएशन, दूसरा जर्माइनल वेरिएशन। हम इस दो पॉइंट को समझेंगे इसके अंतर्गत। सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है बच्चों? सोमैटिक वेरिएशन का मतलब ये होता है कि ऐसा वेरिएशन जो हमारे वातावरण में एटमॉस्फेयर के कारण हमारे अंदर जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, इस प्रकार के चेंजेस को हम सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, उस एटमॉस्फेयर में अगर हम सपोज करें कि हमारे दो भाई हैं, और इसमें से एक भाई जो है वो ऐसे जगह पर रहता है जहां का टेम्परेचर जो है और ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे अगर हम कहें तो साउथ एरिया में चले जाएं, कर्नाटका में चले जाएं, या किसी ऐसे जगह पर चले जाएं जो प्लेस हमारे इक्वेटर के आसपास का हो। तो आप जानते हो कि इक्वेटर पर सन की जो लाइट होती है डायरेक्ट पड़ती है और ये जो एरिया होते हैं काफ़ी गर्म होते हैं। दूसरा भाई जो है किसी कारणवश हिमाचल प्रदेश या किसी ऐसी जगह पर जाता है जहां पर कोल्ड एरिया है, तो हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर के कारण जो हीट एरिया में है उसके बॉडी की स्किन जो होती है वो डार्क कलर की हो जाती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में जो है उसकी बॉडी का कलर जो है वो फेयर कलर में हो जाता है। लेकिन यदि ये दोनों इंडिविजुअल वापस अपने वातावरण में सेम कंडीशन में दोनों अगर हैं तो ये वेरिएशन जो हुआ ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यानी कि ये वेरिएशन जो है टेम्पोररी होता है, यानी कि टेम्पोररी वेरिएशन जो होते हैं वो सोमैटिक सेल्स में, सोमैटिक का मतलब होता है दैहिक कोश का, जो हम बाह्य शरीर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें जो देखने में होने वाले जो चेंजेज होते हैं वही सोमैटिक वेरिएशन कहलाते हैं। तो सोमैटिक वेरिएशन बच्चों इसीलिए लिखा कि दीज वेरिएशन आर कॉज्ड बाय द एनवायरनमेंट इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर होने वाला जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है उसके कारण यदि दो इंडिविजुअल्स में हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो इस प्रकार का डिफरेंस को हम सोमैटिक वेरिएशन में कहेंगे। दूसरा वेरिएशन होता है जर्माइनल वेरिएशन। जर्माइनल वेरिएशन हमारे जर्म सेल्स में होता है। जर्म सेल्स क्या होती है बच्चों? तो जर्म सेल्स बेटा ऐसी सेल्स होती हैं जो गैमेट का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में टेस्टिस
जो है टेस्टिस में जो सेल्स होती हैं वो स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। तो स्पर्म का फॉर्मेशन करने वाली जो टेस्टिस में सेल्स हैं उसे हम जर्म सेल्स कहेंगे, क्योंकि वह गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रही है। इसी प्रकार से अगर हम फीमेल में बात करें तो ओवरी जो होती है उसमें पाई जाने वाली जर्म सेल्स ओवम का फॉर्मेशन करती हैं। तो यदि कोई चेंजेज जर्म सेल्स में हो रहा है तो वह चेंज जो होगा वो परमानेंट होगा। अब आप कहेंगे कि ये चेंजेस कैसे हो सकता है? ये चेंजेस हो सकता है एटमॉस्फेयर के रेडिएशन के कारण। तमाम प्रकार के रेडिएशंस जो हैं अर्थ पर आते हैं, उन रेडिएशंस के कारण यदि जर्म सेल्स पर कोई इफेक्ट पड़ता है तो वह इफेक्ट जो होता है डायरेक्ट उन सेल्स के क्रोमोसोम्स पर इफेक्ट डालता है, जिसके कारण से होने वाले जो चेंजेज होते हैं वो आने वाले हमारे ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी कि जो जर्मिनल सेल में होने वाला वेरिएशन होता है वो वेरिएशन जो है हमारे आने वाली जनरेशन में दिखाई पड़ता है। यानी कि यह जो चेंजेज वेरिएशन है यह परमानेंट वेरिएशन है, जबकि सोमैटिक वेरिएशन टेम्पोररी वेरिएशन है। तो हम इस प्रकार से अब दोनों के इंपॉर्टेंस भी समझ गए कि जो जर्माइनल वेरिएशंस होता है वो जनरेशन टू जनरेशन, वह कैरेक्टर जो चेंजेस के कारण आया है वो जनरेशन टू जनरेशन पहुंचने लगता है, जबकि जो वेरिएशन सोमैटिक वेरिएशन है ये पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे एक और हम अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं सोमैटिक वेरिएशन का। जैसे यदि कोई व्यक्ति है उसने अच्छे वर्जिश करके अच्छे खान पान के द्वारा अपने बॉडी को बनाया और पहलवान बन गया, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि पहलवान का बच्चा पहलवान ही पैदा हो। यानी कि यह जो चेंजेज आया उसके एनवायरनमेंट के कारण, उसके खान पान के कारण आया। तो इस प्रकार का वेरिएशन सोमैटिक वेरिएशन है। जबकि किसी की सेल्स में जर्माइनल में वेरिएशन आ गया, जैसा कि एक एग्जांपल आपने देखा होगा हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटम बम गिरा तो एटम बम के गिरने से जो रेडिएशन रिलीज हुआ उसने वहां की पॉपुलेशंस के जर्मिनल सेल पर इम्पैक्ट डाल दिया, जिसके कारण से जो आज के भी समय में जो वहां पर संतानें पैदा होती हैं वे लूल्हे और लंगड़ी पैदा होती हैं। तो यानी कि वह जो चेंजेज हुआ रेडिएशन के कारण वो कहां पर चेंजेज हो गया? वो उसकी जर्म सेल में चेंजेज हुआ। तो जर्म सेल में चेंजेस के कारण यह चेंजेस जो है आने वाली ऑफ स्प्रिंग में भी आ गया। तो इस प्रकार का वेरिएशन जो हुआ जर्माइनल सेल्स में हुआ। यानी कि इस प्रकार से आपने दोनों वेरिएशंस को समझ लिया। तीसरा पॉइंट कहता है कि दीज वेरिएशन आर सिग्निफिकेंट फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि इवोल्यूशन के दृष्टिकोण से बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा वेरिएशन हुआ? जर्माइनल वेरिएशन, जो कि हमारे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगा। इस वेरिएशन का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होता है इवोल्यूशन में। इस प्रकार से बच्चों हमने इन दो टॉपिक को समझा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हेरिडिटी पर अपने नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, और आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और उसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही हेरिडिटी पर नेक्स्ट टर्न पर आपको मिलेगा। थैंक यू।